बेस्ट टाइम टेबल हमारे लिए क्या हो सकता है, टाइम टेबल हमें अपना कैसे बनाना है, डेली हमें कितने घंटे पढ़ना है और हमारी जो रणनीति होगी, स्ट्रैटेजी होगी, वो क्या होनी चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं हमारे दिमाग में और इसके ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ और ये हमारी टाइम टेबल वीडियो है। इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और समझना है। देखिए, यहाँ पे मैं आपको ऐसा टाइम टेबल नहीं बनाऊंगा जैसे कि आप नॉर्मल बनाते हो, सुबह 6 बजे उठना है, इतने बजे आपको नहाना है, खाना खाना है, ठीक है, घूमना, ये करना है, वो करना है। दुनिया भर के ऐसे जो टाइम टेबल बनाते हैं, ये टाइम टेबल नहीं बनते और ऐसा टाइम टेबल मैं आपको बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि ये जो टाइम टेबल है ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है, हर बच्चे की सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है। मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान लीजिए कोई बच्चा मॉर्निंग में पढ़ता है, यानी सुबह के स्कूल में पढ़ता है, और कोई बच्चा इवनिंग स्कूल में पढ़ता है, यानी कि दोपहर वाले स्कूल में पढ़ता है। तो अगर मैं सुबह बोल दूं कि 7 बजे उठो, 8 बजे नहा वहा के तैयार हो जाओ, 9 बजे बैठ जाओ, 11 बजे तक पढ़ो, तो ये मॉर्निंग वाले के लिए लागू नहीं होंगी ये बातें, ये इवनिंग वाले के लिए लागू होगी। और अगर मैं यहाँ पे इवनिंग वाली बातें बता दूं तो वो मॉर्निंग वाले के लिए लागू नहीं होगी। तो टाइम टेबल ऐसे कभी भी नहीं बनाया जाता है, ठीक है। और अगर आप ऐसा टाइम टेबल बनाते हो कि ये करना है, वो करना है, ये करना है, ऐसे टाइम टेबल हमेशा फेल होंगे, कभी भी आप इस चीज में कामयाब नहीं होगे। मैं आपको टाइम टेबल बनाने का एक दूसरा तरीका बताऊंगा और आपको टारगेट लेके चलना है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा जो मैंने खुद किया था। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने 12th में कैसे पढ़ाई की थी इसके ऊपर बताया था कि मैं एक बहुत एवरेज बच्चा था। 10वीं क्लास में मेरे केवल 49% है, जिसके लिए मैं आज तक शर्मिंदा हूं। मुझे बहुत अपने ऊपर गुस्सा आता है कि काश मैंने 10th क्लास में पढ़ाई की होती तो आज मुझे इतने कम परसेंटेज मेरे नहीं होते। पर 12th क्लास में मेरे 85% मार्क्स थे और मैं अपनी क्लास में टॉपर था 2008 में। तो मुझे बहुत गर्व होता है कि मैंने बड़ी मेहनत करने के बाद 12th क्लास में अपने आप को इस लेवल पे ले जा पाया। लेकिन एक तरफ मुझे शर्मिंदगी होती है, एक तरफ मुझे खुशी होती है। तो आपको क्या करना है, आप डिसाइड करो, क्योंकि ये 12th क्लास में अगर आप हो, आप अगर इस वाली कैटेगरी में पहुंच गए 50, 60, 49 तो हालांकि किसी के नहीं आते आज के टाइम में शायद, अगर आप 50-60% वाले रह गए तो आप जिंदगी में काफी शर्मिंदा रहोगे मेरी तरह, और बाद में सोचोगे काश हमने 12वीं में मेहनत कर ली होती, काश हमने ये कर लिया होता, हमेशा पछताओगे। अगर आप इस वाली कैटेगरी में पहुंच जाओगे तो आप हमेशा गर्व महसूस करोगे, अच्छे कॉलेज, अच्छा समझ गए ना, आपका सिस्टम ही बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो इन सब चीजों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो, आपको कल जो मोटिवेशनल वीडियो बनाई थी मैंने, सभी बच्चों ने बहुत उसको सराहा और मैं बहुत खुश हूं कल की वीडियो से कि मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिला है। बहुत समय के बाद, बहुत लंबे समय के बाद किसी वीडियो में मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिला है, मैं बहुत खुश हूं कल से। तो आप, जैसा कि मैंने कमेंट को पढ़ा और मुझे लगा है कि आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो, तो आज मैं आपको एक टाइम टेबल का तरीका और एक 30 दिन का चैलेंज देने आया हूं। तो 30 दिन का चैलेंज जो है आपको एक्सेप्ट करना है सभी स्टूडेंट को, जो भी कल की वीडियो को देख के बहुत ज़्यादा सीरियस है, और अगर इस चीज़ को अपनाओगे तो आप बहुत ज़्यादा फायदे में रहोगे। तो यहां पे हम बात कर लेते हैं 5 बातें। पहले मैं आपको 4 से 5 बातें बताऊंगा, उन चीजों को आप सोचो। और हर बच्चा ये 5 गलतियां करता ही है अपनी जिंदगी में, और इन 5 बातों को सुनने के बाद फिर आते हैं हम अपने टाइम टेबल पे, और यहां पे हम टाइम टेबल को डिस्कस करेंगे, ठीक है, कैसे टाइम टेबल बनाना है। लेकिन इन 5 बातों को समझो। सबसे पहले क्या होता है हमारे दिमाग में, हम ये सोचते हैं 1 जुलाई से पढ़ेंगे, फिर 1 जुलाई से नहीं पढ़ पाते, चलो 5 जुलाई से पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे, अभी तो ये चल रहा है, वो चल रहा है, चलो 10 जुलाई से पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। फिर सोचते हैं 15 अगस्त से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। अगर आप ऐसी चीजें सोच रहे हो और ये रियलिटी में आप ये कर चुके हो, तो आप कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होगे, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं, अगर आप ऐसे हो तो। क्योंकि ऐसा मैं था सेम, और ये गलतियां जो आप करते हो ना, ये गलतियां मैं करता था कि भाई 10 तारीख से पढ़ेंगे, 20 तारीख से पढ़ेंगे, और मुझे पता लग गया कि मैं कई महीनों तक पढ़ नहीं पाया और मैंने अपना बहुत लंबा समय बर्बाद कर दिया। तो ये आदत अगर आपके अंदर है तो बिल्कुल छोड़ दो, और मुझे कमेंट में बताना कि क्या ये वीडियो आपको छू पा रही है अंदर तक, ऐसा आप करते हो या नहीं करते हो। दूसरी गलती क्या होता है भाई, गलती ये होती है, रात सोचते हैं कि रात में देर रात तक पढ़ेंगे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक पढ़ने की सोचते हैं हम, और जब हम पढ़ रहे होते हैं या थोड़ी देर पढ़ते हैं तो ऐसा महसूस होता है यार अभी सो जाते हैं, रात में अभी रात में सो जाते हैं, सुबह ना जल्दी उठ जाएंगे, और सुबह जल्दी उठने के बाद फिर पढ़ेंगे। अलार्म लगाते हो फोन में 6 बजे का, कोई 5 बजे का भी लगाता होगा, कोई 7 बजे का भी लगाता होगा, जो भी आप अलार्म लगाते हो, सुबह जब अलार्म बजने लग जाता है तो उस टाइम पे इतनी गहरी नींद आ रही होती है, बहुत गहरी नींद आ रही होती है, और आप क्या करते हो, उस टाइम पे अलार्म बंद कर देते हो, चलो आज नहीं, आज और सो लेता हूं, कल से बिल्कुल फॉलो करूंगा सभी चीजों को। अगर इस वाली सिचुएशन में हो तो भी आप कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होगे, इस बात की भी गारंटी आपको देता हूं, बिल्कुल भी कामयाब नहीं होगे। सेम चीजें मेरे साथ भी होती थी, ठीक है। मैंने कैसे बदला अपने आप को ये भी बताऊंगा, और उसके बाद आपको टाइम टेबल बताऊंगा। अब तीसरी गलती क्या होती है हमारे सामने, तीसरी गलती ये हो जाती है कि हम ना
ज़्यादातर समय हम अपना मोबाइल पे बिताने लगे हैं। आज का जो टाइम है ये ऐसा हो गया है भाई, हमारे टाइम पे हमारे पास मोबाइल ही नहीं था और घर पे एक ही फ़ोन था केवल, और वो कीपैड वाला फ़ोन था, तो जिसमें इंटरनेट वगैरह कोई सुविधा नहीं होती थी। तो कीपैड वाले फ़ोन में आप जानते हो क्या, मनोरंजन करने के लिए हम अपना फ़ोन का रिंगटोन बजा लेते थे। वो टन 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 जो नोकिया वाली रिंगटोन होती थी जो भी थी, उसी से हमारा मनोरंजन हो जाता था। तो हमारा टाइम मोबाइल में वेस्ट नहीं होता था। सबसे बड़ी गलतियाँ क्या करते हैं बच्चे मोबाइल में, या तो वो गेम खेलते हैं। अब गेम में बहुत सारे बच्चे इतना डूब गए, गेम जो होती है एक लत होती है। अगर आपने एक बार गेम खेलनी शुरू कर दी और आपको गेम की लत लग गई, गेम की आदत लग गई, तो उस गेम की आदत से अपने आप को निकाल पाना लगभग लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। बहुत कमी है जो इस चीज से निकल पाते हैं। दूसरे क्या है, कुछ लोगों को शौक होता है, आजकल बहुत सारे वेब सीरीज वगैरह आते हैं जिसमें अश्लीलता की सारी हदें पार कर दी है। ठीक है, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरीके का कोई वेब सीरीज वगैरह क्या होता है, जाने अब देखने में मिल रहा है ये सारा, क्योंकि इंटरनेट का जमाना है, सब कुछ है उसमें। बिल्कुल आप ये समझ लो नंगा नाच होता है वेब सीरीज के अंदर। बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे होंगे जो वेब सीरीज में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते होंगे, ये वाली वो वाली, ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो यहाँ पे मैं कह देता हूँ, जैसे कई सारे बच्चे आशिकी क्या कहते हैं उसे, इश्कबाजी में फंसे होंगे। ठीक है, जिसको हमारी भाषा में लौंडियाबाजी भी कहा जाता है। कुछ बच्चे उसको प्यार मोहब्बत वाले चक्कर भी बोलते हैं, कुछ भी हो सकता है भाई। तो अगर ऐसे चक्कर में हो ना आप, तो भी आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। सही बता रहा हूँ सीरियसली, क्योंकि आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो केवल और केवल। और आप, क्योंकि पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है अभी इस टाइम पे। अगर आप 12th क्लास में हो तो 12th क्लास के विद्यार्थी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो पढ़ाई है। उससे ज़रूरी कोई चीज़ नहीं है, ना मोबाइल ज़रूरी है, ना आपकी ये चीज़ें ज़रूरी हैं, और जितना भी बताया आपको कुछ भी ये ज़रूरी नहीं। अगर आप इन आदतों में पड़ गए हो और आप 12th क्लास में हो तो आप फिर से कामयाब नहीं हो पाओगे, इस बात की भी पूरी गारंटी है। आपको ये सारी चीज़ें छोड़नी ही पड़ेंगी, चाहे कितनी भी समस्याएं आए, कितनी भी दिक्कतें आए, आपको ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने लगभग लगभग आपको 4 से 5 बातें बता दी हैं। आप इन सब चीज़ों को छोड़ दो। अब फिर सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे क्या है, आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ठीक है, इच्छा शक्ति का मतलब है किसी चीज को करने के लिए आपके अंदर इच्छा शक्ति हो, कि आप इंटरेस्टेड हो उस चीज को करने में। फिर दूसरा क्या है, आपके अंदर जुनून होना चाहिए। ठीक है, एक पागलपन होना चाहिए कुछ पाने के लिए, कि अगर आप बहुत अच्छा करना चाहते हो अपने करियर में, अपनी लाइफ में कुछ आगे जाना चाहते हो, कुछ बढ़िया बनना चाहते हो, तो आपके अंदर जुनून होना चाहिए बिल्कुल, कि हाँ भाई मुझे ये करना है। आपके टारगेट, आपका एम आपको पता होना चाहिए कि भाई मुझे क्या करना है। आगे भविष्य के बारे में आपको सपने देखने हैं, सोचना है आपको कि मुझे क्या करना है। क्योंकि अब आप 12वीं क्लास में आ गए हो और स्कूल की सबसे बड़ी क्लास होती है 12वीं। आप जानते हो कि इसके बाद आपकी स्कूल लाइफ खत्म हो जाएगी। तो स्कूल लाइफ में अगर मान लो आपने 11 साल तक कभी कुछ नहीं करा, मेरी तरह आप रहे हो, आपने 11 साल तक कभी कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड तक आप नहीं आ पाए हो, तो अब आपको आने के लिए क्या करना पड़ेगा, 12वीं क्लास में आपके पास पूरा मौका है। आप 12वीं क्लास में ये सारे जो कलंक आपके लगे हुए हैं वो कलंक आप अपने मिटा सकते हो, केवल 1 साल की गहन पढ़ाई के जरिए। मतलब डीप स्टडी आपको करना है, उसके जरिए आप इन सब चीज़ों को दूर कर सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं हम टाइम टेबल पे। टाइम टेबल देखो क्या होता है, टाइम टेबल हर बच्चे का अलग टाइम टेबल होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही अच्छी फैमिली से होते हैं, उनके पास काफ़ी पैसे वाले होते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती, उनके माँ बाप उसको बिल्कुल ये बोलते हैं कि बेटा बस तुम क्या करो, पढ़ाई करो, तुम्हें किसी चीज के लिए कोई काम नहीं करना, सारा काम हम करेंगे, तुम्हें सारा टाइम दे दिया, तुम केवल करो, क्या करो, पढ़ाई करो। तो अगर आप इस कैटेगरी में हो तो आप बहुत खुशकिस्मत हो, आपके पास पढ़ाई के लिए टाइम है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो काफी मतलब नॉर्मल फैमिली से होते हैं, जैसे कि मैं। तो उसमें क्या था भाई, नॉर्मल जो फैमिली से हैं, जो मतलब काफ़ी संघर्ष वाली जिसकी ज़िंदगी है, जैसे मान लो माँ बाप कोई ऐसा काम करते हैं, प्राइवेट काम, जिसके जैसे मान लो किसी के घर वाले सब्जी बेचते हैं, किसी की कोई दुकान वगैरह है, या कोई भी ऐसा काम है जिसमें बच्चे को खुद अपना टाइम देना पड़ता है, माँ बाप के साथ हाथ बटाना पड़ता है। तो उस टाइम में क्या करना पड़ता है भाई, बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है, उनका पढ़ाई का टाइम वैसे ही कम मिल पाता है, ऊपर से उनको ये घर के जो काम होते हैं और मजबूरी है ये काम करने ही करने हैं, तो ऐसे में उसको टाइम देना पड़ता है। तो उसके लिए पढ़ाई का जो टाइम होता है वो कम बचता है। और मैं भी जब 12th क्लास में था तो मैं भी इसी कैटेगरी में था। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि हमारी जो घर की आर्थिक स्थिति थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, फाइनेंशियल कंडीशन, इसलिए मुझे कुछ काम भी करने पड़ते थे, जिसके मैं साइकिल से जाता था और 1-1.5 घंटे तक मुझे इधर से उधर जाना पड़ता था। कुछ हमारे घर का काम था जिसकी वजह से डेली के 2 घंटे मेरे बर्बाद होते थे। मुझे बड़ा दुख होता था इन सब चीज़ में, काश मेरे पास भी टाइम होता, मेरे पास भी ज़्यादा टाइम होता, मैं ज़्यादा टाइम दे पाता। लेकिन मैंने अपना टाइम कहाँ निकाला, मैं रात में देर देर तक जग के पढ़ा, सुबह
मेरी आदत नहीं थी कि मैं सुबह 6 बजे 7 बजे 5 बजे उठूं, लेकिन मैं सुबह 5 बजे ठंड में उठता था। और ठंड में नींद, जब अलार्म से नींद खुलती थी तो मन करता था सो जाओ, पर जाके ठंड सर्दियों में ठंडे पानी से अपने मुंह को धोता था, मतलब ताकि नींद ना आए। और उसके बाद मतलब नींद ना आने के लिए मुंह धोना पड़ता था ठंड में और ठंडे पानी से। तो आप समझ सकते हो कि कितना मुश्किल था। यानी मैंने अपने आप को बहुत कष्ट दिए हैं 12th क्लास में। मैं इससे पहले बहुत सुकून वाली जिंदगी जीता था, आराम से घूमना फिरना, मौज मस्ती, खेल कूद, जो आप सभी करते हैं वही मैं भी करता था। लेकिन 12th क्लास में मैंने सब कुछ छोड़ा, तब जाके मैंने कुछ पाया है। तो आपको भी अगर ये चीजें करनी है तो आपको भी कुछ पाना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम यहाँ पे टाइम टेबल की। तो देखिए, सबसे पहले आप अपने सब्जेक्ट डिसाइड करिए कि आपके पास सब्जेक्ट कौन से हैं। मेरे पास ये सब्जेक्ट थे: पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिकल एजुकेशन, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, हो सकता है आपके पास फिजिकल ना हो, आपके पास इकोनॉमिक्स हो सकता है आपके पास सोशियोलॉजी हो सकता है आपके पास होम साइंस हो। ठीक है, इनमें से आपके पास कोई सब्जेक्ट हो सकते हैं। हो सकता है आपके पास टूरिज्म सब्जेक्ट हो सकता है आपके पास पेंटिंग सब्जेक्ट हो सकता है आपके पास आईटी सब्जेक्ट हो, आपके पास कुछ भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके पास कौन से सब्जेक्ट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे मैंने जो करा था मैं आपको इस चीज को बताता हूँ। अगर मैं 6 सब्जेक्ट को एक साथ लेकर चलता तो मेरे पास प्रेशर भी बहुत ज्यादा हो जाता और मैं नहीं कर पाता। तो मैंने अपनी स्ट्रेटेजी जो बनाई थी, मैंने अपने आप ही बनाई थी, मैंने किसी से सलाह नहीं ली थी। और जो मैंने बनाई और मैं उसमें कामयाब भी रहा हूं, इसीलिए मैं आपको बताता हूं कि मैंने क्या करा था। ठीक है, आपको जीवन में कभी भी सलाह लेनी है तो कभी 2 तरह के इंसान से सलाह लो। एक वो जो अपनी फील्ड में बहुत कामयाब हो, एक वो जो अपनी फील्ड में बिल्कुल असफल हो गया हो, जो बिल्कुल मतलब जो बिल्कुल भी कामयाब ना हुआ हो। जो कामयाब व्यक्ति है वो आपको ये बताएगा कि कौन सी चीज़ों को आपको करना है, मैंने कौन सी चीज़ें करी जिससे मैं कामयाब हो गया। और जो असफल व्यक्ति है वो आपको वो बताएगा कि कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, कौन सी गलतियां मैंने करी जिसके कारण मैं असफल हुआ। ठीक है, आपको सफल और असफल दोनों व्यक्तियों को वैल्यू देनी है हमेशा। तो असफल व्यक्ति भी आपको बहुत कुछ सिखा जाता है और सफल व्यक्ति भी आपको बहुत कुछ सिखा जाता है। अब शुरू करते हैं वीडियो को। 6 सब्जेक्ट में साथ में लेके नहीं चल सकता था। यहाँ पे क्या था, मेरे पास एक सब्जेक्ट था फिजिकल एजुकेशन जो एडिशनल था। तो फिजिकल एजुकेशन का कोई टीचर अवेलेबल नहीं होता है हमारे स्कूलों में, आपको पता होगा, शायद आपके में भी ना हो। रेगुलर टीचर शायद अवेलेबल ना हो, क्योंकि हमारे जो टीचर बुलाए गए थे फिजिकल के लिए वो लास्ट मंथ में बुलाए गए थे, जिन्होंने 10-12 दिन में हमारा सिलेबस कवर कर दिया था, खत्म कर दिया था अपनी तरफ से। तो ये सब्जेक्ट तो हमने बिल्कुल ही छोड़ दिया था, नहीं पढ़ा बिल्कुल भी, लास्ट में ही पढ़ा था। ठीक है, लास्ट के मंथ में। दूसरी चीज क्या थी, इंग्लिश का मैं कोचिंग में जाता था, तो इंग्लिश में जो भी पढ़ता था वो अपने ट्यूशन में पढ़ता था, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं पढ़ा। अब मेरे पास 4 सब्जेक्ट बचे: हिंदी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जिसपे मेरे को फोकस करना था। क्योंकि देखिए, इंग्लिश में ऑलरेडी कोचिंग सेंटर में जाता था, ट्यूशन में जाता था, वहां पढ़ता था, तो इंग्लिश तो मेरी जो सर थे वो करा ही देते थे, तो मुझे इंग्लिश में ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। फिजिकल का हमें कोई टीचर ही नहीं था, तो हमें कोई उसकी ज़्यादा दिक्कत थी नहीं। तो 4 सब्जेक्ट को मेन मान के चल रहा हूं मैं यहाँ पे। आपके पास भी जो 4 सब्जेक्ट हो, आप अपने मेन 4 सब्जेक्ट रख सकते हो इस बॉक्स के अंदर। अब यहां पे मैं आपको देता हूं 30 दिन का चैलेंज। मेरे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो और आज से ही शुरू कर दो, कल से नहीं, आज से ही शुरू कर दो। आज से ठीक 30 दिन पहले, यानी अगले महीने आज ही की तारीख में फिर मिलेंगे और फिर देखेंगे। तो यहां पे देखिए आपके पास सिलेबस क्या है और चैप्टर क्या है और आपको पढ़ना क्या है। आपको 2 तरीकों से पढ़ना है। मैं आपको 2 तरीके बताता हूं, बेस्ट आपके लिए रहेंगे। एक है वीडियो और दूसरा है एनसीईआरटी। आज के समय में वीडियो अवेलेबल है, बट मेरे समय में वीडियो अवेलेबल नहीं थी, तो मैं केवल एनसीईआरटी पे डिपेंडेंट था। पर आपके पास ज़्यादा ऑप्शन है, आप वीडियोस के जरिए बहुत सारी चीज़ें कम समय में सीख सकते हो। अब बात करते हैं वीडियो से कैसे पढ़ना है और एनसीईआरटी से कैसे पढ़ना है। देखिए, आपकी पॉलिटिकल साइंस की 2 बुक है, आप सभी जानते हैं, बुक 1 बुक 2। दोनों में 9-9 चैप्टर थे। ठीक है, लेकिन आपको पता है सीबीएसई ने एक चैप्टर माइनस कर दिया, यानी कि अब आपकी दोनों बुकों में 8 + 8 चैप्टर हैं। क्या आप 30 दिन में इन 8 और 8 यानी कि टोटल 16 चैप्टर में से, क्या आप 16 चैप्टर में से 12 चैप्टर नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे हमने टारगेट क्या रखा है अपना, कि हम इस 30 दिन के अंदर 12 चैप्टर कंप्लीट करके चलेंगे। ठीक है, वो 12 चैप्टर कौन से होंगे, कैसे होंगे, इसको देखते हैं। मैं बताता हूँ कैसे आपको करना है। देखिए, बुक 1 के पूरे 8 चैप्टर आपको कंप्लीट कर लेने हैं और बुक 2 के केवल 4 चैप्टर, कोई भी 4 चैप्टर स्टार्टिंग से जो आपके हों वो कर सकते हो।
बुक 1 में आपका तीसरा चैप्टर जो है सीबीएसई में डिलीट हो गया है पहली बुक से, और दूसरी बुक से जो दूसरा चैप्टर है कांग्रेस वाला वो डिलीट हो गया, और तीसरा चैप्टर अमेरिका वाला डिलीट हो गया है। तो इन चैप्टरों को ना पढ़ें, इन चैप्टर के अलावा आपको पढ़ना है। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात को? ठीक है, अब यहां पे क्या करना है, आपको सबसे पहले चैप्टर की वीडियो देखनी है। ठीक है, अगर आप यहां पे ये देखोगे ना कि आपके चैप्टर वीडियो में कितने बड़े हैं, तो आपको मैं बता दूं, आपका जो पहला चैप्टर है वो मैंने 4 पार्ट में बना रखा है सीबीएसई के लिए, और अगर आप चारों पार्ट देख लोगे तो आपकी वीडियो जो है 40 से 45 मिनट में आपकी हो जाएगी। यानी 45 मिनट में आप चारों पार्ट देख पाओगे और आपका पूरा चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को देखने का आपका क्या फायदा होगा, आपको चैप्टर की थीम पता लग जाएगी कि आखिर चैप्टर किस चीज पर है, क्या बातें हैं। आपको चैप्टर के टॉपिक पता लग जाएंगे कि आखिर इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक है। दूसरा, जो हार्ड टॉपिक होंगे वो आपके एक्सप्लेन हो जाएंगे, क्योंकि किताब से पढ़ना और एक टीचर से समझना, इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। अगर किताब से ही सारी चीजें समझ में आ जाती तो टीचर की जरूरत ही नहीं पड़ती। समझ रहे हो ना मेरी बात को? कि जैसे मान लो मैं भी किताब में से पढ़ता था, अगर मुझे कोई चीज समझ नहीं आती थी तो मैं उस चीज को नोट कर लेता था, अपने टीचर से स्कूल में पूछ लेता था। आखिर मुझे जरूरत पड़ती थी टीचर से पूछने की, तो आपको भी जरूरत पड़ती है। तो पॉलिटिकल साइंस की जब आप पहला चैप्टर देखोगे 45 मिनट में आपके चारों पार्ट हो जाएंगे, तो आपको 90% आपका चैप्टर वहीं पे कवर हो जाएगा जहां पे आपने वीडियो देख ली। अब आपको क्या करना है, आपको आना है अपनी एनसीईआरटी की किताब पर। फिर आपको क्या करना है, एनसीईआरटी में पढ़ना है उसी चैप्टर को। जब आप उसी चैप्टर को एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो आप ऑलरेडी ये जान चुके हो कि चैप्टर की थीम क्या है, ऑलरेडी जान चुके हो कि चैप्टर के टॉपिक क्या है, और ऑलरेडी आप सारे टॉपिकों को समझ चुके हो। जो जो वीडियो में बताया था सब कुछ आपको एनसीईआरटी में वैसा का वैसा मिलेगा। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको एनसीईआरटी बिल्कुल आसान लगेगी। क्यों? क्योंकि एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी वीडियो में आपका कराया जा चुका है। जब आपको सारा एक्सप्लेनेशन वीडियो में हो जाएगा तो एनसीईआरटी आपको बिल्कुल आसान लगेगी, आपके लिए एकदम ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से आपका एक चैप्टर हो गया कंप्लीट। इस तरीके से आपको चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 पे जाना है। जैसे मान लो अगर आप चैप्टर 2 पे जाते हो तो आपका चैप्टर जो 2 है वो केवल और केवल आपका 20-30-35 मिनट में हो जाएगा, यानी कि आपका 1 घंटे के अंदर ही आपका चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से आपके आगे के चैप्टर होते जाएंगे। तो 1 घंटे से बड़ा कोई भी वीडियो शायद नहीं होगा, तो आपका 1 घंटे में एक चैप्टर हो जाएगा। तो 8 चैप्टर को पढ़ने में केवल 8 घंटे लगेंगे। ठीक है, और 30 दिन में अगर आप इसको डिवाइड करके चल रहे हो, 12 चैप्टर को 30 दिन में कर रहे हो, तो आराम से आप चैप्टर की वीडियो देख पाओगे, आराम से आप एनसीईआरटी को पढ़ पाओगे। ठीक है, आप आराम से समझ जाओगे। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा डाउट होता है, बच्चे ना 90% बच्चे एनसीईआरटी को गलत तरीके से पढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी ही आपके लिए सब कुछ है, पर एनसीईआरटी में से 70% चीजें ऐसी हैं जो आपके पेपर में नहीं पूछी जाती, केवल 30% चीजें ही आपके पेपर में पूछी जाती है। तो आपको उस 30% पे ही फोकस ज्यादा करना होता है। अब आपको ये नहीं पता होगा कि वो 30% कौन सा है, क्योंकि अगर आपको 30% पहले से पता लग जाए कि यही 30% पेपर में पूछा जाता है तो आप 70% कभी पढ़ोगे ही नहीं, केवल 30% पढ़ोगे तो आपकी तो मौज हो जाएगी यहाँ पे। तो ये चीजें आखिर हमें कैसे पता लगता है 70 और 30%, हम कैसे इसको डिवाइड कर पा रहे हैं, वो हमारे एक्सपीरियंस से हो रहा है। क्योंकि मैंने 10-12 साल तक पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई है, मैंने पिछले 10-12 साल के क्वेश्चन पेपर आपको विद सॉल्यूशन करा रखे हैं। इतने क्वेश्चन पेपर पूरे YouTube पे आपको कहीं नहीं मिलेंगे जितने सॉल्यूशन मैंने करा रखे हैं। और जहां तक मैं मान के चल रहा हूं, मैंने 30 पेपर करवा रखे हैं। इसमें कंपार्टमेंट का पेपर भी है, प्री बोर्ड के पेपर भी है, बिहार बोर्ड के पेपर भी है, उत्तराखंड बोर्ड के पेपर भी है, हरियाणा बोर्ड के पेपर भी है, सीबीएसई बोर्ड के पेपर भी है, झारखंड बोर्ड के पेपर भी है, और उसमें प्री बोर्ड के मॉक टेस्ट और कंपार्टमेंट तक के पेपर करा रखे हैं। इतने पेपर मैंने करा रखे हैं। तो मुझे इतने सारे पेपर जब मैंने पढ़े, मैंने उनको देखा क्वेश्चन को, तो मैं समझ गया हूं कि कौन सी चीज ज्यादा पूछी जाती है पेपर में। तो मैं आपको बता सकता हूं 30% इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा होता है, 70% में से बहुत कम चीजें पूछी जाती है। तो आपको ये चीजें नहीं पता लगेगी और आपको मैं बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में ही बता दूंगा तो आप शॉर्टकट के पीछे भागोगे और वही 30% पूछोगे जो आपको चाहिए। तो कल मैं एक वीडियो बनाऊंगा एनसीईआरटी के ऊपर, जिसमें आपको ये बताऊंगा एनसीईआरटी पढ़ने का सही तरीका क्या है, एनसीईआरटी से नोट्स बनाने का सही तरीका क्या है। क्योंकि 90% बच्चे हमेशा गलत तरीके से पढ़ते हैं, इसीलिए वो कभी कुछ कर नहीं पाते। ठीक है, आगे वो बढ़ नहीं पाते। तो आपको पॉलिटिकल साइंस में मैंने चैलेंज दिया है, 12 चैप्टर आपको 30 दिन में करने हैं। अगर कोई बच्चा पहले से कर चुका हो तो कोई बात नहीं, चैलेंज को एक्सेप्ट करो, दोबारा पढ़ो। क्योंकि जब 12 चैप्टर आपके 30 दिन में हो जाएंगे ना, उसके बाद मैं लाइव क्लास करूंगा और फिर मैं चैप्टर के आपको ऐसे हार्ड क्वेश्चन दूंगा एमसीक्यू। और उस लाइव क्लास में जब आप एमसीक्यू वगैरह नहीं बता पाओगे ना, तो फिर आप खुद अपने आप को शर्मिंदा महसूस करोगे कि आज आप कॉन्फिडेंस में कह दोगे कि हाँ मुझे सब कुछ आता है, मैंने कर लिया है। लेकिन जब आप नहीं बता पाओगे तो आप समझ जाओगे कि आपने मेहनत नहीं करी है। अगर आप
चाहते हो कि आप 30 दिन के बाद जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस टाइम पे आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बता सको, तो आप पहले से हार्ड वर्क कर लो, क्योंकि क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछूंगा बहुत ज़्यादा हार्ड होंगे। क्लियर बता दिया आपको एकदम। तो आप 12 चैप्टर पॉलिटिकल साइंस के लेकर चलेंगे। हिस्ट्री की आपकी देखिए 3 बुक है, लिखते जाएं आप। पॉलिटिकल के 12 चैप्टर हो गए, ठीक है। पहली बुक के 8 और दूसरी के 4। हिस्ट्री की आपकी 3 बुकें हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। थर्ड बुक पे आपको इस टाइम पे नहीं जाना है, आपको फर्स्ट और सेकंड बुक को ही कंप्लीट करते हुए चलना है। फर्स्ट बुक में ओनली 4 चैप्टर हैं और सेकंड बुक में ओनली 5 चैप्टर हैं, 5 चैप्टर हैं। तो ये कोई इतना बड़ा नहीं है आपके लिए सिलेबस, आप बड़े आराम से कर सकते हो। तो इसमें आपको क्या करना है, वही तरीका आपको अपनाना है कि सेकंड बुक में भी आपको 10 चैप्टर लेके चलने हैं। फर्स्ट बुक में मैंने आपको 12 चैप्टर पॉलिटिकल में 12 बताए थे, हिस्ट्री में मैं आपको केवल 10 चैप्टर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट बुक, सेकेंड बुक, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जो पिछले साल वीडियो बनाई थी वो वीडियो अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि इस साल मैं नई वीडियो बना तो रहा हूँ बट उसमें लगेगा टाइम, ठीक है। 1 हफ्ते में मैं आपकी पहली बुक कंप्लीट करने वाला हूँ और आज आपका लास्ट पार्ट जो है हिस्ट्री का वो कंप्लीट हो जाएगा, रात में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपके आज तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, 7 दिन में आपका चौथा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 7 दिन के अंदर आपको चारों चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, तो इससे आपकी फर्स्ट बुक कंप्लीट हो जाएगी। बात करते हैं सेकंड बुक की। तो आप फर्स्ट बुक के चारों चैप्टर की वीडियो देख लो, जितनी नई वीडियो अवेलेबल है नई देख लो, अगर पुरानी अवेलेबल है तो पुरानी देख लो। आपको कम से कम 10 चैप्टर कंप्लीट करके चलना है, सॉरी 9 चैप्टर कंप्लीट करके चलना है। यहाँ पे 9 चैप्टर, क्योंकि पहली बुक में आपके 4 चैप्टर हैं, दूसरी बुक में 5 चैप्टर, यानी 2 बुक आप कंप्लीट करके चलोगे। तीसरी बुक की यहाँ पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं हम ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में आपकी जो ये सिद्धांत वाली बुक है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इसमें लगभग 10 चैप्टर हैं और इसमें से शुरू के 3-4 चैप्टर तो इतने छोटे हैं कि आप एक दिन में ही आप 3-3 चैप्टर की वीडियो देख लोगे। 20-20 मिनट की वीडियो में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप ज्योग्राफी में भी आप पूरे के पूरे 10 चैप्टर का टारगेट आपको दिया जा रहा है। आप 10 चैप्टर की वीडियो देखो, वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सारे, और यहाँ पे आप ज्योग्राफी की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस में आपको जो एनसीईआरटी किताब है, आप अपनी एनसीईआरटी किताब से पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है ये बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं। मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ने का कल एक वीडियो बताऊंगा, एक तरीका बताऊंगा, उस तरीके से आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। और फिर मैं आपको एक दूसरा तरीका बताऊंगा कि आप एनसीईआरटी को, मैंने अपनी पॉलिटिकल साइंस के एनसीईआरटी पूरे साल में कम से कम 50 बार पढ़ दी थी, और बहुत सारे बच्चों को यकीन नहीं होगा कि 50 बार कैसे पढ़ दी। हम तो पूरे साल में 3 बार भी नहीं पढ़ पाते एनसीईआरटी, आपने 50 कैसे पढ़ ली? इम्पॉसिबल है ये। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। जिस तरीके से बताऊंगा आप भी 50 बार पढ़ पाओगे, और आप केवल उसी 30% पे टारगेट रखोगे जो मैंने आपको शुरू में बताया था, 30% पे ज्यादा फोकस करना है, तभी आप टॉपर बन पाओगे, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी हो गया। अब जब आप इन 3 सब्जेक्ट से कभी कभी बोर हो जाएंगे कि यार बहुत बोर हो गया हूँ पॉलिटिकल हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ के, तब आपको हिंदी उठानी है। हिंदी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप वहां पे पोयम की वीडियो देखो, पोयम की, जैसे शुरू में कविताएं वगैरह दे रखी है, देवसेना के गीत वगैरह जो है, उसको पढ़ोगे आपको बहुत, आपका मतलब एक तरह से मनोरंजन भी हो जाएगा उससे, और आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें उससे सीखने को मिलेगी, ठीक है। तो आप पोयम में हिंदी में आप अपने हिसाब से टारगेट रख सकते हो कि मैं हिंदी में आपको कुछ भी नहीं दे रहा हूं कि आपको कितना करना है। आप पे इन 3 सब्जेक्ट का मैंने आपको दे दिया, 30 दिन में आपको इतना कंप्लीट करना है, फिर मैं आपको आगे लाइव में कराया करूंगा। लेकिन आप हिंदी में अपनी पोयम का टारगेट पूरा रखें कि पोयम आपको पूरी कर लेनी है, या आपकी स्टोरी जो है स्टोरी पूरी कर लेनी है। इस तरीके से आपको चलना है, ठीक है। और आप यहाँ पे समझ चुके हैं कि आखिर आपको पढ़ाई कैसे करनी है। तो 30 दिन में जब आप इतनी चीजें कर लोगे ना, वीडियो प्लस एनसीईआरटी से, तो आप बहुत बेहतर हो जाओगे इन सब चीजों में। और 30 दिन में इतना सारा हो सकता है ये आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन ये पॉसिबल है। पर ये पॉसिबल तभी है जब आप हार्ड वर्क करोगे, आप अपना मैक्सिमम ऑफ टाइम स्टडी में लगाओगे। अगर आप स्टडी में मैक्सिमम टाइम लगा पाओगे तो ही आप इस 30 दिन के चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर पाओगे और 30 दिन में ये चीजें करके भी दिखा पाओगे। बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि आपको स्कूल नहीं जाना है, आपके स्कूल बंद है, आपको घर पे रहना है, लॉकडाउन जैसी स्थिति है तो घर से कम ही लोग निकलते हैं, तो आप घर पे रह सकते हो, ठीक है, और पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है। इस पे कल एक डिटेल वीडियो आएगा, और एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका और नोट्स बनाने का नजरिया बदल लो, क्योंकि कल की वीडियो में आपको एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है ये बताऊंगा। उसके बाद एनसीईआरटी से नोट्स कैसे बनाते हैं, अपने खुद के नोट्स कैसे बनाते हैं, ये आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। वरना आप गलत करते हो, गलत तरीके से नोट्स बनाते हो, टाइम काफी वेस्ट करते हो और गलत चीजों को आप लिख लेते हो जो कि आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कितने बच्चे चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं 30 दिन वाला, क्योंकि कल की वीडियो से मोटिवेटेड हो, आप मोटिवेट हो, और कल कमेंट में बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे थे, तो आ जाओ दोबारा
कमेंट में आज भी रिस्पॉन्स दो तगड़ा। कितने बच्चे हैं जो एक्सेप्ट कर रहे हैं? इसके बाद 30 दिन के बाद मैं आपसे दोबारा मिलूंगा। जब तक मैं आपके चैप्टर की सिलेबस की सारी वीडियो लाता रहूंगा, ठीक है। 30 दिन के बाद फिर आपकी लाइव स्टार्ट करने जा रहे हैं और फिर आपको लाइव में बताएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।